जय हिंद, हर हर महादेव। तो सबसे पहले आपको एवं आपके समस्त परिवार को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के क्लास में हम लोग साइंस के महा मैराथन बैच लेकर आए हैं और आपको आज के क्लास में हम जो है वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं और इस सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और याद करते जाना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ये माइनर क्वेश्चन आपको हमेशा मुंह पर ये सारे क्वेश्चन जो है याद रहना चाहिए। इसलिए इस महा मैराथन में आपको जो है लगभग 100 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं जो वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा और बिल्कुल ही आपको फटाफट जो है जवाब देते रहना। ये सब सारे जो है आपको मुंह पे याद रहना चाहिए, इसलिए आपको वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपको सारे क्वेश्चन को देखते जाना है और आपको याद करते जाना है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु जो है वो अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। परमाणु जो होता है ये कैसे कण होते हैं? तो ये अति सूक्ष्म कण जो है होते हैं। कैसा कण होता है? तो परमाणु अति सूक्ष्म कण होता है। अब अगला कह रहा है कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। तो कौन कौन परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं? तो पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। इन्हीं तीनों कणों से जो है मिलकर के जो है परमाणु जो है ये निर्माण होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि एक्स किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। एक्स किरण जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। एक्स किरण हम आपको याद करना है कि सीधी रेखा में गमन करने वाली कौन सी किरण है? तो एक्स किरण है। कौन सा किरण है? तो एक्स किरण है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला कह रहा है कि एक्स किरणों का उपयोग जो है चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने, फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने में किया जाता है। यानी कि आपको मालूम होगा एक्स रे, क्या? तो एक्स रे यानी कि एक्स किरण। तो एक्स किरण का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ज़्यादा अधिकतर उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। किस लिए? तो यदि आपका कहीं हड्डी को टूट गया है तो उसके ज्वाइंट को या टूट को जो देखने के लिए जो है एक्स किरण यानी कि एक्सरे किया जाता है। इसके साथ ही यदि आपको फेफड़ा में, छाती में या अन्य किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको देखने के लिए जो है एक्सरे किया जाता है। इसलिए एक्सरे का जो है उपयोग सबसे ज़्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये जितने भी सारे सवाल हैं ये सारे सवाल जो है रिपीटेड क्वेश्चन रहता है और साइंस जो है आपके एग्जाम में अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि ये जो है इसको साइंस को एक तरह से हम लोग कहे तो इसको जो नंबर वाला जो सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। यानी कि ये जो है आपको नंबर बढ़ा सकता है, पॉजिटिव आपको ये पॉजिटिविटी दे सकता है। इसलिए साइंस को भी थोड़ा आपको ध्यान देना और इसका जो है आपको उपयोग जो है आपके एग्जाम में यानी कि बीएड में और साथ ही साथ डीएलएड में भी जो है ये आपको काम देगा। इसलिए सारे प्रश्न को आपको ध्यान से देख जाना और हमेशा जो है इसको मुंह पर ही याद रखना है। और इसमें सारा लमसम जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है और हमेशा जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिना देर किए सभी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं। और एक बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से है डायरेक्ट आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है, वो कौन सी है, क्या कहलाती है? तो समस्थानिक कहलाती है, यानी कि आइसोटॉप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो आइसोटॉप कहलाते हैं। कौन? यदि एक ही तत्व के 2 परमाणु यानी एक तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान है किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है तो ये क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप कहलाते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है तो वो क्या कहलाती है? कि संभारिक कहलाती है। क्या कहलाती है? तो संभारिक कहलाती। कौन? कि जो वैसी परमाणु संख्या जिनकी भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है तो वो आइसोबार कहलाती है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि मोल, एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु का परमाणु मान होता है। कितना होता है? एक मोल बराबर कितना मान होता है? तो इतना आपका
हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं जो होती है क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन ही जो है ये धनात्मक है, यानी कि हाइड्रोजन में जो है ये धन आवेश होता है, यानी कि बिजली का प्रवाह हो जाएगा हाइड्रोजन में, और वही अन्य जो धातुएं हैं विद्युत का ऋणात्मक होती है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना, तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट, तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। बिल्कुल ही सरल भाषा में मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब सारे प्रश्न जो है आपको हमेशा मुंह पर याद रहे और फटफट जो है आप इसका जवाब देते रहे, इसलिए बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आपको समझ आए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि श्वेत फास्फोरस का ज्वलन तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, तो 30 डिग्री जो है सेंटीग्रेड होता है। किसका, तो श्वेत फास्फोरस का। श्वेत फास्फोरस का ज्वलन तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं लाल फास्फोरस का ज्वलन तापमान जो है 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लाल फास्फोरस का ज्वलन तापमान 260 डिग्री फास्फोरस होता है। अगला सवाल देखिए कि ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन गैस जो है ये कैसा है, तो ऑक्सीजन गैस जो है एक रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है। गंधहीन है, इसमें कोई गंध ही नहीं है। स्वादहीन, इसमें कोई भी स्वाद नहीं है। ऐसा ये गैस है। एक कैसा गैस है, तो ये बिल्कुल ही रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। आप कहीं कहीं देखे होंगे कि जहाँ कोई भी संस्थान में या कहीं कोई जगह पे यदि ज़्यादा भीड़ होने के कारण या क्राउड होने के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप देखे होंगे कि जैसे कि कोई रूम में या कमरे में या कोई बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है या कहीं कोई गुफा है, वहाँ जो है आपको ऑक्सीजन का पाइपलाइन जो रहेगा बिछा हुआ, ऊपर से जो है ऑक्सीजन का फुहारा चलता रहेगा। वो ऑक्सीजन का जो है गैस को छिड़काव किया जाता है। इससे सांस लेने में हमें जो है कठिनाई महसूस नहीं होता है। कहीं कहीं ऐसे ऐसे आप देखेंगे, कहीं पूजा करने के लिए मंदिर में जाते होंगे जहां आपको बहुत सा क्राउड नजर आएगा, यानी कि भीड़ आएगा, भीड़ के कारण जो है सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वहां आपको जो है ऑक्सीजन लगा होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि पाइप के माध्यम से जो है ऑक्सीजन जा रहा है और हमें फुहारा के टाइप से जो है ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी कि पानी की तरह हल्का हल्का ऑक्सीजन निकल रहा है और वो हम सांस ले रहे हैं और सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है। जब हम सांस लेते हैं तो उसका कोई भी मतलब कि गंध हमको मालूम नहीं होता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही हम सांस लेते हैं, उसी प्रकार वो ही आपको नजर आएगा, और ना ही गंध ही इसमें आता है, कोई भी गंध आपको मालूम नहीं है, और ना ही इसका कोई स्वाद रहता है। इसलिए ऑक्सीजन को आपको मालूम होगा कि जो है ना ही एक गंध रंगहीन है और गंधहीन है और स्वादहीन है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है कि गंधक का उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में होता है। गंधक जो है, गंधक का उपयोग जैसे हम लोग पटाखे छोड़ते हैं तो बारूद जब निकालते हैं तो बारूद में क्या मिला रहता है, तो गंधक मिला रहता है। क्या मिला रहता है, तो गंधक मिला रहता है। इसके बाद दिया सलाई, जो हम लोग माचिस जलाते हैं, माचिस जो जलाते हैं तो उसमें जो है लाल फास्फोरस रहता है, इसके साथ जो है गंधक को मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, तो गंधक को दिया सलाई में मिलाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का मुख्य संघटक क्या नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। कह रहा कि एलपीजी का मुख्य संघटक जो है क्या है, तो द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी किससे बनता है, तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन से बनता है। अब कह रहा कि हीरे का गलनांक कितना होता है, तो हीरे का गलनांक जो है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, तो हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है, यानी कि सबसे अधिक जो है इसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। यानी कि इसके पार यदि हम लोग चले जाएंगे इसके सेंटीग्रेड में तो हीरा गलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इतना सेंटीग्रेड पर यदि हम हीरा को रख कर आग लगाएं यानी जलाएंगे तो ये है गलना स्टार्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस जो है ये, इसको जो है वायु अंगार गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु अंगार गैस भी कहते हैं प्रोड्यूसर गैस को। इसमें जो है नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है।
प्रोड्यूसर पूछेगा आपको, प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन से गैस का मिश्रण होता है, तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। कौन सा, प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस। अगला सवाल देखिए कि भाप अंगार गैस या जल गैस हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। यहाँ भी वही है कि भाप अंगार गैस या फिर जल गैस, इसमें क्या मिश्रण होता है, तो हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है इसका मिश्रण होता है। अगला सवाल देखिए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये शुष्क बर्फ कहलाता है। क्या कहलाता है, तो शुष्क बर्फ यानी सूखा बर्फ को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको हम क्या कहेंगे, सूखा बर्फ यानी कि शुष्क बर्फ कहते हैं। कहीं कि आपने देखे होंगे कि ब्याह शादी में या पहले से सीरियल आपने देखे होंगे कि स्वर्ग का सीन दिखाया जाता है, और स्वर्ग के सीन में जो है आपको धुआं एक जो है कलश में जो है, कलश से आपको धुआं के टाइप में निकलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो यही जो धुआं है ये क्या है, तो शुष्क बर्फ है। क्या है, तो शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ में यदि हम कोई चीज में दे देंगे और उसमें हल्का पानी देंगे तो वो जो है धुआं के तरह से ये निकलता आपको नजर आएगा। कहीं कहीं यदि आप पान खाते होंगे तो पान में आपको धुआं के तरह से जो है पान मुंह में दे देगा और आपके मुंह से पूरा धुआं निकलेगा। तो उसमें क्या उपयोग किया जाता है, तो सूखा बर्फ उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि केसीन में दूध पाई जाने वाली कौन से प्रोटीन है। केसीन जो है ये केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाई जाने वाली ये प्रोटीन है। कह रहा है कि केसीन जो है ये दूध में पाई जाने वाली एक प्रकार से प्रोटीन है। अगला सवाल देखिए साइट्रिक अम्ल जो है नींबू तथा संतरा में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो क्या पाया जाता है, नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त होता है। मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। मशीन में जो कोई भी मशीन है इसके स्नेहक के रूप में जो है ग्रेफाइट इसमें मिला होता है। अगला सवाल देखिए कि एवोगाड्रो संख्या कितना होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। कितना होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। अगला सवाल देखिए एथिलीन गैस का प्रयोग जो है पॉलीथीन बनाने में होता है। एथिलीन गैस का प्रयोग जो है ये पॉलीथीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन जितने भी प्रकार के पॉलीथीन है सभी प्रकार के पॉलीथीन में जो है एथिलीन गैस का उपयोग होता है। आपको इस सारे सवाल को जो है मुंह पे हमेशा याद रखना है। अगला सवाल देखिए कि आयरन जो है लोहा पर यानी कि आयरन जो है लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वीकरण कहलाता है। किसी भी लोहे के परत पे यदि हम लोहा में यदि इसके ऊपर यदि जिंक की परत चढ़ाते हैं तो इसको क्या कहेंगे, तो गैल्वेनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, तो गैल्वेनीकरण कहेंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना कि लोहे के परत पे किसका परत चढ़ता है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किस पे, तो लोहा पे। लोहा पे जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। इस तरह से मैं तोड़ तोड़कर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप जो है बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड यानी कि D2O डिटोरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भारी जल कहते हैं। किसको, तो डिटोरियम ऑक्साइड को यानी कि D2O को जो है भारी जल कहते हैं, जो भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड है। अगला सवाल देखिए हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे करता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या, तो हाइड्रोजन बम। अब पूछेगा कि हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि दूध खट्टा जो है किसके कारण होता है, तो दूध खट्टा जो होता है ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण से होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। यानी कि दूध का सामान्य भाषा में हम लोग कह जाते हैं कि दूध फट गया, यानी कि दूध का जब फट जाता है तो उसमें खट्टापन जो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अगला सवाल देखिए कि नियोन गैस का प्रयोग, नियोन गैस का जो प्रयोग होता है ये कहाँ होता है, तो ट्यूबों के अंदर के ऊपर में विज्ञापन चिन्हों के रूप में होता है।
नियोन गैस का प्रयोग जो है ट्यूब के ऊपर में जो है विज्ञापन चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल द्रव्य मिश्रण है। पेट्रोलियम जो है ये हाइड्रोकार्बन का एक जटिल द्रव्य मिश्रण है। इसमें द्रव्य के रूप में हाइड्रोकार्बन जो है मिला रहता है। अगला कह रहा है कि रेयन जो है ये सेलुलोज से बना संश्लेषित सिल्क है। रेयन रेशा जो है ये कैसा है, तो ये सेलुलोज से बना हुआ ये संश्लेषित सिल्क है। कैसा है, तो संश्लेषित सिल्क है। ये क्या है, तो रेयन। अगला देखिए, कह रहा है कि सिलिकॉन जो है ये अधातु है। सिलिकॉन क्या है, ये एक अधातु है। इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में प्रयुक्त होता है। कंप्यूटर में जो चिप लगता है यानी कि हार्ड डिस्क जिसको कहते हैं, या अन्य जो भी चीज़ होता है चिप जिसमें कि मेमोरी को स्टोर करके रखा जाता है, उसका किसका बना होता है, तो ये सिलिकॉन का बनाता है। किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। अब कह रहा अगला सवाल देखिए, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा जो है इसका अपवर्तनांक जो है ये सबसे अधिक होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि हीरा जो है ये चमकता है। हीरा ये चमकता है, ये किसके कारण चमकता है, तो आपको बताना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकता है। किसके कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा में चमक होता है। उसको जैसे जैसे घुमाएंगे तो आपको हर एक कलर में आपको नजर आएगा कि कलर जो है बदलता हुआ नजर आएगा। ये एक स्पेक्ट्रम की तरह जो आपको कलर बदलता हुआ नजर आएगा, और चारों इसके जितने भी कोने हैं उनसे जो है एक रे तरह का आपको नजर आएगा। तो इस किसके कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ये चमकता है। अब कह रहा कि प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। धातु में सबसे कठोर कौन सा हो गया, तो ये प्लेटिनम जो है ये सबसे कठोर धातु है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है। यानी कि सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है, तो प्लेटिनम को। किसको कहा जाता है, तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रतिक्रिया जो होता है ये किसमें, यानी ऑक्सीकरण तथा ग्रहण करने की प्रतिक्रिया को अवकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को जब त्याग करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की क्रिया को जो है ये ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीकरण में यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और वहीं इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण करने की क्रिया को जो है क्या कहेंगे, अवकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अवकरण कहेंगे। अब कहेगा कि आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण उपयोग हो जो है ये निकलता है। आतिशबाजी का मतलब हो गया कि नहीं, हम लोग यदि शादी ब्याह या अन्य फंक्शन में जो पटाखे छोड़ते हैं, यानी कि दिवाली में जो हम पटाखे को छोड़ते हैं, तो रात में देखेंगे कि उससे जो है ये हरा रंग जो है निकलता है। हरा रंग आपको प्रतीत होगा। तो ये हरा रंग जो है ये किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण से होता है। क्योंकि बारूद में बेरियम मिला होता है, तो बेरियम जब जलता है तो वो हरा रंग से ही जलता है। तो इसलिए हमें आतिशबाजी में जो है ये हरा रंग का जो है ये दिखाई देता है। अब कह रहा है कि दिया सलाई में लाल फास्फोरस लेपित होता है। दिया सलाई यानी कि माचिस की तिल्ली में क्या लेपित होता है, तो लाल फास्फोरस माचिस के तिल्ली में, और माचिस की डिब्बी में जो आप देखेंगे एज पे यानी कि इसके किनारे पे साइड पे जो बिंदी बिंदी लगा करके जो लाल रहता है, तो इसमें क्या रहता है, तो इसमें जो है आपको ये इस तरह से जो बना रहता है, तो इसमें क्या रहता है, तो लाल फास्फोरस रहता है। क्या रहता है, तो लाल फास्फोरस होता है। जैसे ही इसको घर्षण करेंगे तो ये हवा के संपर्क में आने के बाद ये जल जाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है ये रेडोन जो है वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस है। रेडोन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, और यह अक्रिय गैस है। कैसी गैस है, तो अक्रिय गैस है। रेडोन गैसीय तत्वों में सबसे भारी होता है। गैसीय तत्व में जो है रेडोन सबसे भारी होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करते जाना है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। राइजोबियम नामक जो जीवाणु पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दलहनी पौधों में पाए जाते हैं। यानी कि दाल का जो पौधा है, जैसे मसूर हो गया, मटर हो गया, या अन्य जो भी दाल के पौधे हैं, तो उसमें जो है क्या पाया जाता है, राइबोसियम। जो क्या पाया जाता है, राइबोसियम जो पाया जाता है, ये जो है जीवाणु है, और एक तरह से ये हमारे खेती के लिए जो है उपयुक्त माना जाता है। इसमें मिट्टी में उर्वरता को जो बढ़ाता है, राइबोसियम जो है इसे ये सहायक होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में जो है ये सिल्वर ब्रोमाइड का जो है ये प्रयोग होता है।
गुब्बारों को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। हीलियम गैस जो है ये सबसे हल्की गैस है। तो हीलियम के जो है हवा जब गुब्बारे में भर दिया जाता है तो गुब्बारा को लेकर के वो जो है आसमान में आप देखेंगे कि ऊपर उठ जाता है, यानी कि ऊपर जो उठ जाता है जिस गुब्बारा में, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, तो उसमें हीलियम गैस भरा रहता है। हीलियम गैस कैसी है, तो हीलियम सबसे हल्की गैस माना जाता है। अब कह रहा कि नन स्टिक, यहाँ नर हो गया है, सर नन स्टिक यानी कि बर्तन के ऊपर परत किसका होता है, तो टेफ्लॉन का बना होता है। यदि हम लोग अभी अधिकतर देखे होंगे कि जो अभी बर्तन में, जैसे कि आपने घर के बर्तनों के यूज में देखे होंगे, तो जैसे कि आपको अभी नज़र आ रहा होगा इसमें एल्युमिनियम का या स्टील का बर्तन। तो इस प्रकार का एक नॉन स्टिक का एक बर्तन आता है, जो नॉन स्टिक का बर्तन जो कि सामान्यतः आपके इंडक्शन कुकर पे जो एक तरह से होता है, इंडक्शन चूल्हा होता है, उस पर जो ज़्यादातर यूज होता है वो नॉन स्टिक का ही होता है। तो उसमें जो एक परत जो चढ़ा, यानी कि आप सिंपली सी समझिए कि ये कुकर यदि हम नॉन स्टिक का लेंगे तो उसमें कुछ अलग रंग कलर का आपको मिलेगा। एक कुकर मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आपको लगेगा कि ये एल्युमिनियम का है, और दूसरा आप कुकर देखे होंगे कि उसमें लगेगा कि ये पेंट किया हुआ है। तो ये जो पेंट तरह से रहता है तो ये क्या है, तो ये टेफ्लॉन का बना रहता है। किसका होता है, तो टेफ्लॉन का रहता है। अगला सवाल देखिए कि लैंपों तथा ट्यूबों में नियोन गैस भरी जाती है। लैंप एवं ट्यूब में जो गैस भरा रहता है ये कैसा गैस है, तो नियोन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस रहती है, तो नियोन गैस रहती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट लवण के घुले रहने के कारण होती है। जल में के जो अस्थायी कठोरता होता है उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट जो है लवण के में जो है घुले रहते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के तथा क्लोराइड आदि लवणों के घुले रहने के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता जो है उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड आदि के लवणों के घुलने रहने के कारण ये होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि पानी की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी पानी में अस्थायी कठोरता हो या अस्थायी कठोरता हो, उसको दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो है उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा कि सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रोजन अम्ल यानी कि HNO3 जो होता है का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि सोना और चांदी के शुद्धिकरण में, सोना और चांदी को जो शुद्ध किया जाता है यानी इसको जो साफ किया जाता है उसमें क्या मिलाया जाता है, तो नाइट्रोजन अम्ल जो है इससे जो है प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का सूत्र क्या हो गया, तो HNO3 किसका सूत्र है, तो नाइट्रोजन अम्ल का ये सूत्र हो जाएगा। विद्युत का सबसे बड़ा अच्छा सुचालक क्या माना जाता है, तो चांदी को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो चांदी को माना जाता है विद्युत का सुचालक, यानी कि बिजली का सबसे अच्छा सुचालक स्रोत जो होता है, यानी कि इसमें जो बिजली प्रवाहित हो तो उसको सुचालक कहेंगे, जिसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो उसको क्या कहेंगे, तो कुचालक कहेंगे। क्या कहेंगे, तो कुचालक कहेंगे। कुचालक में जैसे मान लिया जाए हम प्लास्टिक की कोई छड़ी ले ले या लकड़ी की कोई छड़ी ले ले या लकड़ी का कोई भी चीज़ से हम यदि नंगे तार को हम टच करेंगे तो उसमें करंट आएगा, नहीं आएगा। वहीं यदि चांदी से या लोहे से या अन्य किसी भी धातु से हम इसको टच करेंगे तो मुझे फ़ौरन जो है करंट मार देगा। और सबसे अधिक यदि जिसमें झटका आएगा वो चांदी में आएगा, यानी कि चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अगला सवाल देखिए कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O जो है ये इसको जो है हंसाने वाली गैस कहा जाता है, यानी कि लाफिंग गैस एक तरह से कहते हैं। क्या कहेंगे, तो लाफिंग गैस क्या हो गया, तो नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा, तो नाइट्रस ऑक्साइड। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, यानी कि रासायनिक सूत्र इसका क्या हो गया, तो N2O। क्या हो गया, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है। इसको बोलचाल की भाषा में लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो इसको लाफिंग गैस, यदि कहीं यदि मान लीजिए भीड़ है तो भीड़ में यदि हम नाइट्रस ऑक्साइड गैस को यदि छोड़ देंगे तो लोग स्वतः जो है हंसने लगेंगे। हंसने क्या करेंगे, तो हंसने लगेंगे। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए
प्रयोग में जो क्या लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड को जो है प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि कृत्रिम वर्षा कहीं कराया जाता है तो उसमें क्या किसका प्रयोग होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। ये जो सिल्वर आयोडाइड से जो है वर्षा के तरह जो है ये बूंद जो है पृथ्वी पर गिरता है, इसलिए लगता है इसको जो है कृत्रिम वर्षा भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि शुद्ध सोना जो है कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का जो है शुद्ध सोना माना जाता है। और हम लोग जो आभूषण बनाते हैं यानी कि जेवर बनाते हैं वो हमें कितने कैरेट का देता है, तो आपको 18 कैरेट से जो है आप जो है आपको मिलना, यानी कि 12 कैरेट 14 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट, 20 कैरेट, इस तरह से आपको कैरेट के हिसाब से जो है आपको सोना दिया जाता है। और शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो आपको यदि कोई कहे कि आपका जो ये जेवर है यानी कि आपका जो गहना है ये कितने कैरेट का बना है, तो आप कोई नहीं कहेगा कि ये 24 कैरेट का है, क्योंकि 24 कैरेट का जो है गहना कभी बनता ही नहीं, आभूषण नहीं बनता है। क्योंकि यदि 24 कैरेट का आभूषण यदि बना दिया जाए तो वो लचीला हो जाएगा और तुरंत ही फौरन टूट जाएगा। और इसमें कठोरता के लिए, इसमें कठोर लाने के लिए, यानी कि इसको 18 कैरेट या 16 कैरेट बनाने के लिए इसमें जो है तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, तो तांबा मिलाया जाता है। और उसी हिसाब से आपका पैसा भी, रेट भी लिया जाता है। लेकिन जो अधिकतर जो है आपसे आपको जो है पैसा चार्ज जो है सिर्फ और सिर्फ सोने का ही कर लिया जाता है, उसमें तांबा का चार्ज नहीं करता। इसलिए बहुत से आदमी जो है इसमें जो है ठगा जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि शुद्ध सोना कितना होता है, तो 24 कैरेट का। और आभूषण कितने बनते हैं, तो 18 से 20 कैरेट का जो आपको आभूषण बनाकर दिया जाता है। अगला सवाल है कि अम्ल वर्षा जो है SO2 और NO2 गैसों के वायु में रहने के कारण होता है। अम्ल वर्षा जो है कैसे होता है, तो SO2 और NO2 के मिश्रण से जो है अम्ल वर्षा होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि लोहा का सबसे शुद्धतम रूप यानी कि कौन सा है, तो पिटवा लोहा का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। यानी कि शुद्ध लोहा जो कौन सा है, तो पिटवा लोहा। पिटवा लोहा का मतलब है कि जिस किसी लोहे को गर्म करके यदि पीटा जाए तो उसके आकार में जो परिवर्तन होगा तो वो कौन सा होगा, तो पिटवा लोहा माना जाएगा। और लोहा दो तरह से होता है, एक जो होता है आपका ये ढलुआ लोहा। ढलुआ लोहा में यदि हम गर्म भी करेंगे या उसको पीटेंगे या ऐसे भी पीटेंगे तो वो फौरन जो है नीचे से बीच से या जहाँ से पीटेंगे उसको वहाँ से वो टूट जाएगा। तो वो कैसी लोहा है, तो वो ढलुआ लोहा है। और जो पिटवा लोहा होता है ये शुद्ध लोहा होता है, जिसको यदि गर्म करके अन्य आकार में इसको हम बदल सकते हैं। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि क्वार्ट में जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। क्वार्ट में जो है कौन कौन से तत्व होते हैं, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन 2 तत्व होते हैं। किसमें, तो क्वार्ट्ज में। अगला सवाल देखिए, कार्बन के 2 मुख्य अपरूप जो है हीरा और ग्रेफाइट हैं। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप है, वो क्या क्या है, तो पहला है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। क्या क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट जो है ये 2 अपरूप होते हैं, किसके, कार्बन के। अगला सवाल देखिए कि हीरा जो है ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो है ये ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यानी कि हीरा जो है बिजली के में भी यदि संपर्क कर देंगे तो इसमें हमको करंट नहीं आएगा, और यदि इसको हीट में भी ले जाएंगे तो ये जल्दी गर्म नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि शुद्ध हीरा जो है पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कह रहा है कि शुद्ध हीरा जो है ये पारदर्शक, पारदर्शक का मतलब है कि यदि एक तरह से हम हीरा को उठाकर देखेंगे तो आगे जो उस तरफ जो है उस तरफ भी जो है आर पार आपको दिखाई देगा। और रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग आपको मालूम नहीं होगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का ये बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर को ठोस कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर जो है उसको ठोस करने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। अब कह रहा है सबसे उत्तम कोयला ये एंथ्रासाइट को माना जाता है। सबसे उत्तम कोयला यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है ये कौन सा कोयला है, तो एंथ्रासाइट है। कौन सा कोयला है, तो एंथ्रासाइट कोयला है जो सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। और इसका परसेंटेज जो है ये 96% के आसपास जो है कार्बन रहता है। क्या है, 96% इसमें कार्बन रहता है। नायलॉन का जो है मानव द्वारा स्पेशलिस्ट संश्लेषित किया पहला रेशा है।
नायलॉन जो है ये मानव द्वारा संश्लेषित किया गया जो है ये पहला रेशा है। क्या है? नायलॉन। नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा है। अब कह रहा है कि शुद्ध जल का मोलता कितना होता है? 5.5 से लेकर के 6 होता है। कितना होता है? 5.5 से लेकर के 6 तक इसका मोलता होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। लेड संचायक यानी कि सीसा संचायक बैटरी में जो है कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग लेड संचायक बैटरी में उपयोग होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। आग बुझाने के लिए यदि कहीं आग लगा हुआ है तो उसमें क्या उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड को मार करके जो है ये आग को बुझाया जाता है। तो आपको आग के यदि जो कहा जाता है कि सिलेंडर जो मिलता है यानी फायर एक्सटिंग्विशर का, तो उसमें क्या मिला रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, यानी कि CO2 का सिलेंडर जो है ये रहता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल जो है यानी शुद्ध जल जो है ये विद्युत का कुचालक होता है। अगला सवाल देखिए कि हड्डियों एवं दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। हड्डियों में, हड्डी जो मेरे शरीर के जितने भी हड्डी है उसमें, और दांत जो है ये कैल्शियम का बना होता है। किसका बना होता है? तो कैल्शियम का बना होता है। अगला सवाल देखिए कि लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी क्या है? तो ऑक्सीजन एवं नमी। लोहा में जो जंग लगता है, किसी भी लोहा में आप देखे होंगे कि जंग लग जाता है, तो इसका क्या कारण है? किसके कारण से जंग लगता है? तो ऑक्सीजन की उसमें अधिकता हो जाती है और नमी हो जाती है। तो दोनों के मिश्रण से जो है लोहा में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। एसिटिलीन गैस का जो उपयोग होता है ये कच्चे फल को पकाने में उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस का उपयोग किसके के लिए किया जाता है? तो कच्चे फल को पकाने के लिए किया जाता है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अब जो है डिजिटल कैमरा आ गया और डिजिटल फोटो शूट हो रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में जो रील पे बनता था फोटो, यानी कि जो फोटो तैयार होता था वो एक तरह से रील पर जो बनाया जाता है था, और उसके में जो है ये सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग होता था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि फास्फोरस जो है हवा में जल उठता है, इसकी कारण जिसे जल में डुबाकर रखा जाता है। फास्फोरस को यदि हम बाहर निकालेंगे और तो हवा के संपर्क में आने से यह स्वतः ही जल जाता है। स्वतः जल कौन कौन जल जाता है? तो फास्फोरस जो है हवा के संपर्क में आने से ही ये जल उठता है। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? इसको पानी में डुबाकर रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? तो पानी में जो है ये डुबा करके रखा जाता है फास्फोरस को। अगला सवाल देखिए कि कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन व मीथेन का मिश्रण होता है। कोल गैस कैसा होता है? तो हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। क्या होता है? तो कोल गैस होता है। अगला सवाल देखिए कि क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन गैस जो है ये फूल का रंग को जो है ये भद्दा कर देता है, यानी कि कोई भी फूल है, जैसे गुलाब का फूल आप ले लीजिए, गुलाब के फूल पे यदि हम क्लोरीन गैस को छिड़क देंगे तो उसका जो है रंग डिस्कलर हो जाएगा, यानी कि वो भद्दा हो जाएगा, दूसरे जैसा कलर हो जाएगा उसका। अगला सवाल देखिए कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेंट का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ को बनाने के लिए एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसिड का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक व ट्रेसर के रूप में किया जाता है। भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? तो भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन और मंदक व ट्रेसर के रूप में किया जाता है। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक एवं जो है ट्रेसर के रूप में किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग हो जाता है। बर्तन में जो कलर किया जाता है, बर्तन कोई भी बर्तन में यदि कलर चढ़ाया जाता है तो उसमें जो है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। किसका होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। अब कह रहा है अगला सवाल कि पानी का क्वथनांक जो है कितना होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता
है तो 100 डिग्री क्या होता है, पानी का क्वथनांक होता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला सवाल है कि परम शून्य ताप का जो मान होता है ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परम शून्य ताप का मान जो है ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका, तो परम ताप का। अगला सवाल देखिए कि इत्र का सुगंध जो है विसरण के कारण फैलता है। इत्र यानी कि परफ्यूम जो हम लोग लगाते हैं, परफ्यूम जो हम लगाते हैं तो उसका जो सुगंध जो पहुँचता है, यानी कि आप लगाए हैं और आपके कपड़े में जो है ये परफ्यूम लगा है हुआ है, तो वो दूसरे आदमी को कैसे पता चलता है कि इन्होंने परफ्यूम लगाया है और ये किस तरह से सुगंध देता है, तो ये विसरण के कारण से जाता है। किस कारण से जाता है, तो विसरण के कारण से जो है परफ्यूम जो है सुगंध देता है। अगला सवाल देखिए, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थिति जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में 2 एवं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा, अक्रिय गैस की जो बाह्य कक्षा है इसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना, 2 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें, बाह्य कक्षा में, अक्रिय गैस के। अगला सवाल देखिए कि जंग का लगना ऑक्सीकरण की घटना। जंग का लगना ये कैसी घटना हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण। और ये सब सवाल जो है आपको हमेशा जो है पूछ ही लिया जाता है, तो इसलिए ये जितने भी सवाल है सारे इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको जो है ये इसको हमेशा याद करते जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में हर हाल में जो है ये सब क्वेश्चन से जो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और याद करते जाना है। तो आपको पूछेगा कि जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, किसके कारण जंग लगता है, तो आपको फटाक से बताना है कि ऑक्सीकरण के कारण जो है जंग लग जाता है। अगला सवाल देखिए कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी जो है ये आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, तो आवर्त की संख्या ये 7 है। कितनी है, 7 है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी जो बना रहता है, यानी कि आवर्त सारणी देखे होंगे इस तरह से जो बना रहता है, इसमें इस तरह से कॉलम बना रहता है और जो है आपको इस तरह से ये नज़र आएगा। तो इसमें जो ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज में हम लोग निकाल रहे हैं, ये क्षैतिज को क्या कहते हैं, आवर्त इसको आवर्त कहेंगे। और जो खड़ी लाइन है, यानी कि खड़ी लाइन में जो इसमें बना रहता है, इसको क्या कहेंगे, तो वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, तो वर्ग कहेंगे। और ये नीचे जो गिरी हुई है आवर्त सारणी में, इसको क्षैतिज कहेंगे और इसको वर्ग कहेंगे। अगला सवाल है कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ये 7 होता है। उदासीन विलयन जितने भी है इसका पीएच मान जो है हमेशा 7 होता है। कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अब अम्लीय विलयन मान का मान पूछेगा कि अम्लीय विलयन मान का मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। कितना होता है, तो 7 से कम होता है। किसका, अम्लीय विलयन मान का मान जो है 7 से कम होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय घोल जो क्षार है, क्षार का घोल का पीएच मान जो होता है कितना होता है, 7 से अधिक होता है। कितना होता है, 7 से अधिक होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। पेंसिल का, इसको कट पेंसिल यानी कि रेट कहते हैं। तो कट पेंसिल का जो शीशा होता है यानी कि नोब होता है, इसमें बीच में क्या आता है, तो ग्रेफाइट रहता है। ये जो काला पेंसिल में काला जो रहता है ये क्या रहता है, तो ग्रेफाइट रहता है। इसलिए कह रहा है कि पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि बेंजीन की संरचना ये कैसी होती है, तो ये वलयाकार होती है। ये वलय के आकार होती है। कैसी होती है, वलय आकार होती है। क्या, बेंजीन की संरचना होती है। अगला सवाल देखिए कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्किन का सामान्य सूत्र आपको यह है CnH2n। कितना होता है, CnH2n एल्किन का सामान्य सूत्र होता है। वहीं एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2, यह होता है एल्काइन। एल्किन, एल्काइन, एल्किन का सामान्य सूत्र आपको याद रखना है। एल्किन हो गया CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र हो गया CnH2n-2। अब कह रहा है कि रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन जो है प्रणोदक
कहलाता है। रॉकेट में जो ईंधन भरा जाता है ये क्या कहलाता है? तो प्रणोदक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रणोदक कहलाता है। किसमें? जो रॉकेट में ईंधन हम लोग भरते हैं। ईंधन का मतलब हो गया उसमें जो तेल भरते हैं एक तरह से, यानी कि उसका फ्यूल जो होता है वो ईंधन कहलाता है, यानी कि उसका जो खपत होता है तो ईंधन का। यदि हम कहेंगे कि बाइक में यानी कि मोटरसाइकिल में कौन सा ईंधन भराता है? तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराता है। गाड़ी में आपको फोर व्हीलर में या टू व्हीलर में ये फोर व्हीलर में सॉरी उसमें दो तरह का है, एक पेट्रोल इंजन है, दूसरा डीजल इंजन है। तो किसी में पेट्रोल भराएगा, किसी में डीजल भराएगा। उसी तरह जो है रॉकेट में भी जो क्या होता है तो ये प्रणोदक का ये कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रणोदक कहलाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। बिजली में यदि आग लग जाए, यानी कि बिजली से यदि शॉर्ट सर्किट से यदि आग लग जाने के कारण उसमें कौन से गैस का जो प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो है प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसमें बिजली के आग को बुझाने के लिए उसमें क्या मिला रहता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसमें मिला रहता है। इसी से जो है मार करके बिजली के आग को हम बुझाते हैं। अन्यथा यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं रहेगा तो अन्य जो भी गैस होगा जैसे कि तो उसमें जो है करंट मारने की जो ये संभावना बनी रहती है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि चश्मे का लेंस जो है क्राउन कांच का बना होता है। किसका बना रहता है? तो क्राउन कांच का जो है चश्मे का लेंस बना रहता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि शेविंग क्रीम जो है ये रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है। शेविंग क्रीम हम लोग जो शेविंग करने के लिए लगाते हैं, चेहरे पर जो लगाते हैं, इसमें रेजिन और ग्लिसरीन का जो है ये मिश्रण होता है। इसके कारण जो है अधिक देर तक नहीं सूखता है। ये जो झाग बन जाता है हमारे चेहरे पर, ये चेहरा पर जो झाग बनता है ये क्यों जल्दी नहीं सूखता है? तो ग्लिसरीन और रेजिन के कारण ये जल्दी नहीं सूखता है और आराम से जो है चेहरे को ये मुलायम किया हुआ रहता है और आराम से धीरे धीरे इसका शेविंग हम लोग कर लेते हैं। अगला सवाल देखें कि कोयले का सामान्य प्रकार जो है ये बिटुमिनस है। कोयले का सामान्य प्रकार जो है ये बिटुमिनस कोयला को कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि नायलॉन जो है ये पेलोमाइड है। नायलॉन क्या है? ये पेलोमाइड है। पेलोमाइड क्या है? तो ये नायलॉन है। हेलोजन में सबसे बड़ा परमाणु क्या है? तो आयोडीन का होता है। हेलोजन में जो है सबसे बड़ा परमाणु आयोडीन का होता है। अगला सवाल देखिए अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल जो है ये खट्टा होता है। कैसा होता है? तो खट्टा होता है। कैसा? खट्टा होता है अम्ल। अगला सवाल देखिए कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ये क्वेश्चन जो आपको लगातार जो है सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछ ही लिया जाता है कि लोहे में जंग लगने पर आपको पूछेगा कि लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या अंतर होगा? भार घट जाएगा या बढ़ जाएगा या समान रहेगा या अपरिवर्तित रहेगा, कैसा रहेगा? तो आपको बताना है कि जब किसी लोहे में जब जंग लग जाता है तो उसका जो भार ये बढ़ जाता है। क्या होता है? तो भार बढ़ जाता है। अगला सवाल देखिए कि दूध के क्रीम जो है अलग करने पर उसका घनत्व जो है बढ़ जाता है। दूध से यदि क्रीम को हम अलग करेंगे तो उसका जो है घनत्व जो है क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो घनत्व बढ़ जाएगा। अगला सवाल है कि दूध जो है पायस कोलाइडी तत्व है। दूध जो है ये क्या है? तो पायस का कोलाइडी ये विलयन है। कोलाइडी विलयन क्या है? तो दूध पायस का। अगला सवाल देखिए कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? तो यूरिया। प्रयोगशाला में यदि कोई पदार्थ बनाया गया था तो सबसे पहला बनाया गया था क्या? तो यूरिया को जो है प्रयोगशाला में बनाया गया था। हड्डियों में कह रहा है कि कितना परसेंट फास्फोरस रहता है? तो 8% फास्फोरस रहता है। किसमें? तो हड्डी में 8% जो है फास्फोरस रहता है। अगला सवाल देखिए कि अणु गैस का रासायनिक नाम जो है क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसीटोफिनोन। क्या है? क्लोरोएसीटोफिनोन जो है ये अश्रु गैस है। अश्रु गैस जो कि हम लोग सामान्यतः आप देखे होंगे कि पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले को छोड़ा जाता है और आंसू गैस के गोले को जैसे ही छोड़ा जाता है तो आपको वहाँ जो है धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा और जो धुआं निकलता है वो हमारे आँख पर पड़ता है और आँख में काफ़ी जलन होती है और तेज़ दर्द होता है, आँख लाल हो जाता है। इसलिए इससे जो है आँख से आंसू निकलने लगता है और लोग जो है घबरा करके वहाँ से भाग जाते हैं। भीड़ जो है एक तितर बितर हो जाता है वहाँ से,
क्योंकि आँख में बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है, जलन होने के कारण आँख दर्द करने लगता है, इसलिए वहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि आंसू गैस जो होता है उसमें क्या मिला रहता है, तो क्लोरोएसीटोन फिनोन जो है के कारण जो है ये आंसू गैस में जो है आँख में आंसू आता है, यानी आँख लहरने लगता है। अगला सवाल देखिए कि जब चींटियां चलती है तो फॉर्मिक अम्ल अंतर छेपित करती है। जब देखे होंगे कि जब चींटी जब चलती है, आपको एक लाइन से कतार से चलता हुआ नजर आएगा, और जो भी चींटी एक आगे वाला जहां जाएगा तो पीछे वाला ही इसी तरह आपको नजर आएगा कि इस तरह से जो है इसके पीछे जा रहा है। तो ये किसके कारण जाता है, तो चींटी जो है जब चलता है तो वो फॉर्मिक अम्ल जो है वो पीछे छोड़ते जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो है क्या करता है, तो फॉर्मिक अम्ल जो है छोड़ते जाता है, और उसी फॉर्मिक अम्ल को गंध से जो है सभी चींटियां एक दूसरे के कतार में उसके पीछे आपको चलता नजर आएगा। किसके कारण चलता रहेगा, तो फॉर्मिक अम्ल के कारण जो है ये चलता नजर आएगा, उसको सूंघ करके वो जो लोग चलते रहते हैं। अगला सवाल देखिए, हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम सल्फेट के रूप में पाया जाता है। हड्डी में कह रहा है कि फास्फोरस जो है ये कैसे पाया जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट के रूप में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और यह है 1801 ईस्वी में जो है इसका प्रतिपादन किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1801 ईस्वी में जो है इसका प्रतिपादन किया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि उत्कृष्ट गैस जो है की संयोजकता जो है ये शून्य होती है। कैसी होती है, शून्य होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता ये शून्य होती है। अगला सवाल देखिए कि बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक, बर्फ जो जमना स्टार्ट होगा वो 0 डिग्री से होगा, और जो है हिमांक यानी कि गलना भी स्टार्ट होगा तो ये जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो है ये जो है इसका द्रव्यमांक एवं हिमांक दोनों ही माना जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि रात के वक्त में पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। रात के वक्त में जो है ये पेड़ जो है, कोई भी पेड़ है, ये कौन सा गैस छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो है रात के समय में छोड़ता है, और दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। इसलिए आपको कहता होगा कि जो है पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, यानी रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए और ना ही विश्राम करना चाहिए। और इसको सामान्यतः हम लोग देसी भाषा में कहते थे कि रात में जो पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, तो फलना के पेड़ पे जो है भूत रहता है, इसलिए हमको डराया जाता था पहले के बुजुर्ग कि वहाँ जो है नहीं सोए। इस कारण से लोग वहाँ नहीं सो और जो वहाँ से हट जाए, इसलिए जो है लोग सबको डराया जाता है कि उस पेड़ पे जो है भूत रहता है तो वहाँ मत सो या वहाँ मत रहो। इसलिए जो है, क्योंकि इसका जो मेन लॉजिक है ये क्या है, तो रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ द्वारा छोड़ा जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हम लोग जो है क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को शुद्ध हवा माना जाता है। ऑक्सीजन शुद्ध रूप में हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दूषित रूप में हम लोग अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि गोबर गैस संयंत्र का निर्माण जो है सीबी देसाई ने किया था। किसने किया था, तो सीबी देसाई ने किया था, गोबर गैस का संयंत्र का निर्माण किया था। सीबी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया था। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि आदर्श गैस का जो है ये समीकरण होता है PV=NRT। क्या होता है, PV=NRT, ये आदर्श गैस का समीकरण होता है। अगला सवाल है कि अम्लीय वर्षा मुख्यतः जो है SO2 गैस के कारण होता है। अम्लीय वर्षा जो होता है ये मुख्यतः SO2 जो है गैस के कारण ये होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन जो है क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एक पदार्थ को यदि हम सीधे ठोस से यदि बर्फ में बदल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। अगला सवाल देखिए, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये पृथ्वी में का औसतन तापमान बढ़ जाता है। हरित गृह प्रभाव से जो है पृथ्वी में का जो औसतन तापमान होता है ये बढ़ जाता है।
अगला सवाल देखिए कि साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः जो है लोहा तथा क्रोमियम होता है। साधारणतः जो कार्बन स्टील होता है उसमें मुख्य रूप से लोहा और क्रोमियम मिला होता है। क्या होता है? लोहा और क्रोमियम मिला जाता है। किसमें? साधारण कार्बन स्टील में। अगला सवाल देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटे हुए अंग पर प्लास्टर चढ़ाने में होता है। करा कि प्लास्टर और पेरिस जो होता है ये टूटे हुए हड्डी यानी कि शरीर के किसी भी अंग को यदि टूट जाता है तो उस पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है किसका बना रहता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी कि पीओपी का बना रहता है। किसका बना रहता है? तो पीओपी का ये बना रहता है। कह रहा है कि सूत जो है ये एक प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। सूत जो है ये कैसा रेशा है? तो ये वनस्पति रेशा है। वनस्पति रेशा का मतलब जो हम लोग सूत जो है कपास से प्राप्त करते हैं और कपास के बीच से जो रेशा निकलता है उसको उसी से जो है बना करके डायरेक्ट हम लोग रेशा तैयार कर लेते हैं। इसको जो है किसी प्रकार के रासायनिक से जो है नहीं बनाया जाता, ये डायरेक्ट जो है प्रकृति से हमें मिलता है। प्रकृति में कपास से जो रुई निकलता है उसी से हम लोग जो है उस रुई को जो संश्लेषित करके जो है हम लोग जो है ये रेशा तैयार करते हैं और जो है ये सूत बना लेते हैं। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि रदरफोर्ड को जो है रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रदरफोर्ड को जो है रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है यानी कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के पिता किसको कहेंगे? तो रदरफोर्ड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो रदरफोर्ड को केमिस्ट्री का पिता हम लोग कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु क्या है? तो पारा है। द्रव के रूप में यदि कोई धातु है तो ये पारा पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि कार्बन जो है कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि AMU कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। द्रव्यमान का जो मान होता है ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। अगला सवाल देखिए कि ब्रोमीन द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। ब्रोमीन जो होता है ये द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र जो है ये अधातु है। क्या है? अधातु है। क्या? ब्रोमीन। ये कैसी अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव के रूप में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक जो है कितना होता है? तो 2.45 जो है हीरे का अपवर्तनांक होता है तथा क्रांति कोण जो होता है 24.40 होता है। कितना होता है? तो 24.40 होता है। और ये सवाल भी आपको जो है परीक्षा में लगातार जो है पूछ ही लिया जाता है, तो इस सवाल को आपको ध्यान से देखना है और याद रखना है। क्या? तो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो 2.45 होता है और क्रांति कोण जो होता है वो 24 यानी कि 24.4 डिग्री ये होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि हीरा की रचना जो है चतुष्फलकीय होती है। हीरा की रचना कैसी होती है? तो चतुष्फलकीय होती है। ग्रेफाइट की रचना कैसी होती है? तो षष्ठफलकीय होती है। कितनी होती है? तो षष्ठफलकीय होती है। नायलॉन जो है ये न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा है। नायलॉन रेशा जो है, नायलॉन के हम लोग कपड़े का यूज करते हैं और उसमें नायलॉन रेशा का उपयोग होता है जो आपको एक तरफ से खींचेंगे तो आपको खिंचाव नजर आएगा और जो ये फैलता हुआ स्ट्रेचेबल रहेगा। तो ये नायलॉन रेशा जो है ये कहाँ बनाया गया था? तो न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया ये पहला संश्लेषित रेशा है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक जो है ये मिथाइल मारकॉप्टेन जो है मिलाया जाता है। एलपीजी में जो गंध आता है यानी कि एलपीजी गैस जो होता है इसमें जो गंध आता है इसके लिए सल्फर के यौगिक है जो मिथाइल मरकैप्टन जो है मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन जो है मिलाया जाता है। किसमें? तो एलपीजी गैस में। इससे जो है ये गैस ये गंध आपको मालूम देगा और इसलिए ये मिलाया जाता है क्योंकि ये अति ज्वलनशील होता है। क्या होता है? अति ज्वलनशील होता है और इसलिए इसमें मिला दिया जाता है क्योंकि आपको थोड़ा सा भी यदि गैस कहीं लीक हो रहा है तो आप गंध से इसको पहचान जाएंगे कि एलपीजी गैस लीक हो रहा है यानी कि हमारा जो गैस है वो लीक हो रहा है। इसको जल्द से जल्द बंद करें और जितने भी अग्नि प्रकार की जो साधन है उसको हम तुरंत से तुरंत जो है हटाने की कोशिश करते हैं, बंद करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये आग के चपेट में ना आ जाए और जो है ये जल ना जाए, इसलिए जो है इसको जो है बंद करते हैं। और इसके गंध के लिए जो है मिथाइल मारकैप्टन इसमें एलपीजी में मिलाया जाता है ताकि हमें इसके गंध का पता चल सके।
अगला सवाल देखिए, कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राह्य ने किया था। गैस के विसरण का नियम जो प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्राह्य ने किया था। अगला सवाल देखिए कि E=mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। E=mc² का जो सूत्र दिया था ये आइंस्टीन ने दिया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एयर कंडीशनरों में सामान्यतः जो प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक है ये फ्रियोन गैस है। एयर कंडीशनर यानी कि एसी में जो प्रयुक्त होता है ये कौन सा गैस होता है? तो फ्रियोन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? तो फ्रियोन गैस। फ्रियोन गैस के कारण से जो है ठंडा महसूस होता है, यानी कि ठंडा कमरे को ठंडा करने के लिए फ्रियोन गैस जो है एसी में मिलाया जाता है। अगला सवाल देखिए, अल्कोहलीय में पेय में जो है इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहलीय पेय में जो हम लोग अल्कोहलीय पेय लेते हैं यानी कि दारू या शराब लेते हैं तो उसमें जो है इथाइल अल्कोहल मिला होता है। क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है मिला होता है। इसी से हमको जो है नशा लगता है। अगला सवाल देखिए कि थर्मोकोल को कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। थर्मोकोल को जो है ये एक कृत्रिम रबड़ जो है ये कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि मूत्र का जो पीला रंग होता है ये यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। मूत्र जो होता है, मूत्र का यानी कि पेशाब का जो पीलापन होता है ये यूरोक्रोम के कारण से ये पीलापन आपको नजर आता है। अगला सवाल देखिए कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। पृथ्वी में प्रकृति में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज जो है पृथ्वी में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। अगला सवाल देखिए कि तंबाकू में विषैला पदार्थ जो है ये निकोटीन होता है। तंबाकू जो है हम खाता है लोग, तो तंबाकू में सबसे विषैला पदार्थ क्या होता है? तो निकोटीन होता है। क्या होता है? तो निकोटीन होता है सबसे विषैला पदार्थ। अगला सवाल देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो 47% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो 47% नाइट्रोजन रहता है। अगला सवाल देखिए, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। गोबर गैस में क्या होता है? तो मीथेन गैस होता है। क्या होता है? तो मीथेन जो होता है किसमें? तो गोबर गैस में। अगला सवाल देखिए कि ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट जो है ये एकमात्र कार्बन है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है और ये जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है। अगला सवाल देखिए कि सर्वाधिक हल्की गैस जो है ये कौन सा है? तो हाइड्रोजन को जो है सर्वाधिक हल्की गैस माना जाता है। हाइड्रोजन जो है ये सर्वाधिक हल्की गैस है। अगला सवाल, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं आगे, तो आपको ये सब जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आपका लिया गया है और वहाँ आपको कहीं ना कहीं जो है एग्जाम में ये सब सारे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप पूछ रहा है कि फिर से रिपीट हो गया कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है। जंग लग गया तो जो है इसका भार बढ़ गया, जंग लग गया तो जो लोहा बढ़ गया। इस तरह से आपको ध्यान देना है। अगला सवाल देखिए कि अमलगम पारे का मिश्र धातु है। अमलगम जो है ये पारा का मिश्र धातु है। किसका है? तो पारा का मिश्र धातु क्या है? अमलगम। अमलगम जो है पारा का मिश्र धातु है। बिल्कुल इस सरल भाषा में मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ और क्योंकि आपको हमेशा जो है मुंह पर ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि चश्मे का लेंस जो है क्रूक्स कांच का बना होता है। चश्मे का कांच जो है ये क्रूक्स कांच का बना होता है। अगला सवाल देखिए, बिजली में लगी आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का जो है अग्निशामक प्रयुक्त होता है। अभी ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पहले हम कराए हैं। तो बिजली में यदि कहीं की विद्युत परिपथ में आग लग गया तो उसमें जो ये CO2 गैस यानी कि सिलेंडर होता है उससे जो हम लोग गैस मारते हैं तो उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये रहता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक क्या है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशियम है। पोर्टलैंड सीमेंट का जो है ये इसमें प्रमुख घटक क्या क्या मिला रहता है पोर्टलैंड सीमेंट में? तो चूना रहता है, सिलिका रहता है, एल्यूमिना रहता है और मैग्नीशिया रहता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप होता है। वर्षा का जल जो है इसको सबसे शुद्ध जल रूप माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे शुद्ध जल माना जाता है किसके? वर्षा के जल को। अगला सवाल देखिए कि लोहे में जंग लगने से फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है।
लोहे में जो जंग लगता है इससे फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है। कैसे बनता है? तो लोहे में जंग लगने से फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि समुद्री जल जो है, समुद्री जल से नमक जो है वाष्पीकरण विधि से द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्री जल से जो नमक जो बनाया जाता है ये किस विधि से बनाया जाता है? तो ये जो है वाष्पीकरण विधि से बनाया जाता है। किस विधि से बनाया जाता है? तो वाष्पीकरण विधि से समुद्र के जल से जो है ये तैयार किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ये कौन सा है? ऑक्सीजन। यानी कि भूप्रॉपर्टी धरती के ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा तत्व जो है कौन सा है? तो ऑक्सीजन है भूप्रॉपर्टी पे। अगला सवाल देखिए, सबसे भारी धातु ओस्मियम। ओस्मियम है सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम ये सबसे भारी धातु है। बिल्कुल इस सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ध्यान देना है और सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ते जाना है और याद करते जाना है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपको मैं क्लास प्रोवाइड करते रहता हूं और आपको एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए मैं लेकर आता हूं। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को जो है किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है। अगला सवाल देखिए कि गैलेना सीसा का अयस्क है। गैलेना जो है ये सीसा का अयस्क है। किसका अयस्क है? तो सीसा का अयस्क जो है ये गैलेना है। अगला सवाल देखिए कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त जो है कितना होता है? तो षष्ठम है। आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो आठवां आवर्त जो है ये सबसे बड़ा है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त जो है प्रथम है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त ये प्रथम यानी कि पहला है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। आधुनिक आवर्त का जो प्रतिपादन किया था ये मोसले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त का जो है नियम जो दिया गया था। तो आपको पूछे क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त का नियम का जो प्रतिपादन किया था ये किसने दिया था? आधुनिक आवर्त का नियम, तो आपको सिंपल सी मार देना है, ये मोसले ने दिया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है ये परमाणु द्रव्यमान है। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था इसमें तत्व का वर्गीकरण जो है परमाणु द्रव्यमान पर जो है ये निर्भर करता था। किस पे करता था? परमाणु द्रव्यमान पर जो है निर्भर करता था। अगला सवाल देखिए, कहा कि त्रिक का नियम का प्रतिपादन जो है डोबरेनर ने दिया था। किसने दिया था? डोबरेनर ने दिया था। किसका? त्रिक का नियम का। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि अष्टक नियम का प्रतिपादक न्यूलैंड ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूलैंड ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। श्वसन जो है मंद दहन क्रिया। श्वसन हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस लेने की क्रिया कैसी है? तो मंद दहन क्रिया है। कौन सी दहन क्रिया है? मंद दहन की क्रिया है श्वसन। अगला सवाल देखिए कि दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। दहन जो है ये ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। दहन जो है ये ऑक्सीकरण के रासायनिक अभिक्रिया है। दहन जो है ये ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। पायरोलिक्सिनियस जो है अम्लीय लकड़ी के भंजक आसमान द्वारा प्राप्त होने वाला अवयव है। पायरोलिनियस जो है ये लकड़ी के भंजक आसमान द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। सूर्य के भीतर जो है कैसी अभिक्रिया होती है? तो ये नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? तो ये नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में U-238 हो जाता है। यानी कि पृथ्वी पर पाने जाने वाला यूरेनियम जो है सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम यानी कि U-238 को जो है ये सबसे शुद्ध माना जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सौर ऊर्जा हम तक अवरक्त प्रकाश द्वारा पहुंचती है। सौर ऊर्जा जो है, सूर्य की प्रकाश जो है ये हम लोग किस तक पहुंचती है? तो अवरक्त प्रकाश पहुंचती है। अगला सवाल देखिए, परावैंगनिक किरणों का प्रकृति स्रोत सूर्य से प्राप्त विकिरण है। परावैंगनिक किरण जो होता है ये कैसा स्रोत है? तो प्रकृति स्रोत से सूर्य से प्राप्त विकिरण है। ये एक तरह से सूर्य से एक तरह से विकिरण है, इसको जो है परावैंगनिक किरण कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिणत होता है।
नाभिकीय संलयन में अभिक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम जो है परिणत होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि एंटीमनी एक उपधातु है। एंटीमनी एक उपधातु है। अगला सवाल देखिए कि लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः हेमाटाइट से अयस्क से होता है। हेमाटाइट अयस्क से होता है, यानी कि लोहा का जो मुख्य अवयव है ये क्या है? हेमाटाइट। इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। इसका लोहा का ये रासायनिक सूत्र हेमाटाइट का हो गया। हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe3O4। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यदि जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि तांबा का निष्कर्षण जो है मुख्यतः कॉपर पायराइट से अयस्क किया जाता है। तांबा का निष्कर्षण जो है ये कॉपर पायराइट से जो है ये किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि गैलेनियम जो है मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। मैग्नीशियम जो है ये एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ये अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्र फेन प्लावन जो है विधि द्वारा होता है। सल्फाइड का जो अयस्क होता है ये का सांद्रण जो किया जाता है, यानी कि इसको अलग किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण ये फेन प्लावन यानी कि झाग बना करके इसके जो झाग द्वारा इसमें जो दूषित कण होता है इसको जो है अलग किया जाता है। अगला सवाल है फास्फोरस का श्वेत अपरूप अत्यधिक विषैला होता है। फास्फोरस का जो श्वेत अपरूप होता है ये अधिक विषैला होता है। अगला सवाल देखिए कि क्रोलाइट में जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। कैसा इसका अलग अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अलग अयस्क है। अगला सवाल है कि कागज जो है सेल्यूलोज का जो शुद्ध रूप है। कागज जो है सेल्यूलोज से जो है बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तो सेल्यूलोज से बनाया जाता है। अगला सवाल है कि निलंबन में निलंबित कणों का आकार जो है कितना होता है? 10⁻⁻5 सेमी होता है। कितना होता है? तो 10⁻⁻5 होता है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास आपको कैसा लगा? बिल्कुल ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और ये महामैराथन बैच मैं आपके लिए महामैराथन क्लास आपको लिए लेकर आया हूँ। इसमें से लमसे आपको 100 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ इसमें से, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। तो प्लीज़ आपको जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपके लिए। हम लोग तैयार होते हैं और आपको तैयारी करवाते हैं, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ अभी आपको DLED का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिन भाइयों को यदि प्राइवेट ग्रुप से जुड़ना हो तो वहाँ जो आप जो है ये प्राइवेट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक सभी भाइयों को जय हिंद।